हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास की बात करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कक्षा 6 हिंदी बसंत की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो आपका चैप्टर नंबर 1 है वह चिड़िया। जो इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न को हम लोग आज की इस क्लास में हल करने वाले हैं। इससे पहले की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 वह चिड़िया, जो इस चैप्टर के जो भावार्थ थे, इस चैप्टर का जो अनुवाद था, कवि क्या कहना चाहते थे, कविता किस प्रकार की थी, इन सभी बातों को हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, चर्चा किया था। तो अगर आपने इससे पहले वाली क्लास को नहीं देखा है तो प्यारे बच्चों, उसका लिंक, उस क्लास का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप वहां से उस क्लास को देख लीजिएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, हिंदी में क्या होता है कि जब तक आपको शब्दार्थ याद नहीं होंगे और शब्दार्थ याद होने के बाद में जब तक आपको भावार्थ या हिंदी अनुवाद आपको नहीं समझ में आएगा, यानी कविता का अर्थ आपको नहीं समझ में आएगा, तब तक आप अभ्यास प्रश्न को हल नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में जो भी हम अभ्यास प्रश्न हल करेंगे, मैं आशा करता हूँ, मुझे उम्मीद होगा कि आपने इससे पहले वाली क्लास को जरूर देखा होगा। अगर आप उस क्लास को देखे होंगे तो आज जो हम हल करेंगे, जितने भी अभ्यास प्रश्न को हम हल करेंगे, वो आपको मिनटों में समझ में आ जाएंगे। बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 वह चिड़िया, जो इसके अभ्यास प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से हल करने वाले हैं। ऐसा हल करेंगे कि आपको लाइफ टाइम याद रहेगा वो। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और प्यारे बच्चों, शुरू करने से पहले अगर आप क्लास में नए हैं यानी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, है ना प्यारे बच्चों। और चैनल में जितने भी वीडियो हैं उन सभी को लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी क्लास के बारे में पता चले और वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। क्योंकि प्यारे बच्चों, जब सब पढ़ेंगे तो सब बढ़ेंगे और जब सब बढ़ेंगे तो भारत का विकास होगा, है ना। चलिए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न अभ्यास शुरू कर रहे हैं हम कविता से। और इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ, है ना। ये आपका पहला प्रश्न है। तो आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक आप सादा यानी ब्लैंक पेज लेंगे और उस पे आपको आपके मन में, आप कविता पढ़े होंगे तो आप कविता पढ़ने के बाद में चिड़िया का जो चित्र, आपके चिड़िया का जो दृश्य है आपके मन में जो कल्पना के माध्यम से उत्पन्न हुआ है, उस चित्र को आप उस सादे पेज पे बनाएंगे, है ना। अब देखिए क्या क्या भावनाएं हो सकती है, क्या क्या आपके दिमाग में चल सकता है। वो कुछ पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे लिखा है जो आपके दिमाग में चल रहा होगा और मेरे भी दिमाग में यही चला तो मैंने ये पॉइंट लिख लिया। देखिए, कविता पढ़कर हमारे मन में जो चिड़िया का चित्र उभरता है वो कुछ इस प्रकार हो सकता है। आपके मन में भी कुछ इस प्रकार होगा, मेरे मन में भी कुछ इस प्रकार होगा। कि पहला क्या है कि चिड़िया छोटी है ना प्यारे बच्चों, चिड़िया छोटी है, कविता हमने पढ़ी है। चिड़िया के पंख नीले हैं, है ना। और चिड़िया अपने कंठ खोलकर मीठी सुरीली आवाज में वन में गाती है, यानी चिड़िया गाना भी गा रही है, कुछ गा रही है। तो इस ये भी चित्र आपके मन में उभर रहा होगा। और चौथा कि चिड़िया क्या है, स्वतंत्र रहना चाहती है, यानी आजाद रहना चाहती है, पिंजड़े में कैद होना नहीं चाहती है। इस डाल से उस डाल पर फुदक फुदक कर और पूरे आकाश गगन में उड़ना चाहती है ना, स्वतंत्र रहना चाहती है। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ पॉइंट है जो हमारे दिमाग में चल रहे होंगे। इसी के आधार पे हमें चिड़िया का एक चित्र बनाना है। और मैंने जो चित्र बनाया था, यानी जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो चित्र बना है वो कुछ इस प्रकार है। देख लीजिए आप, चिड़िया छोटी है,
चिड़िया के पंख नीले हैं और चिड़िया अपनी कंठ खोलकर सुरीली आवाज में वन में गाना गाती है और चिड़िया स्वतंत्र यानी आज़ाद रहना चाहती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आया ना बच्चों समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है कि तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। यानी अब आपका प्यारे बच्चों यहाँ पे एक परीक्षा टाइप क्वेश्चन है। यानी आपको यहाँ पे ये बताना है कि आपके हिसाब से इस कविता का जो शीर्षक है वो क्या होना चाहिए। जैसे इस चैप्टर का नाम क्या है? वह चिड़िया जो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस चैप्टर का क्या नाम देना चाहोगे तो आपके मन में क्या क्या भावनाएं आ रही हैं, क्या क्या आप कल्पना करके बता सकते हैं, वही आपको यहाँ बताना है। तो कविता का जो अन्य शीर्षक हो सकता है उसके कुछ मैंने पॉइंट लिखे हैं, वो आपको बता रहा हूँ। देखिए, इस कविता का जो चैप्टर है इसका नाम वह चिड़िया जो है ना, इसका नाम क्या क्या हो सकता है, यानी इसका क्या शीर्षक हो सकता है वो कुछ इस प्रकार है। या तो हो सकता है प्यारी चिड़िया, ये भी हो सकता है। दूसरा है नीले पंखों वाली चिड़िया, ये भी हो सकता है। तीसरा है चिड़िया रानी बड़ी सयानी, ये भी हो सकता है ना। उसके बाद है साहसी चिड़िया, ये भी हो सकता है। भाई आपने कविता पढ़ी है, देख लीजिए कविता में क्या कहा गया था कि चिड़िया जो है वो समुद्र में जाती है और मोती के दाने चुनकर ले आती है ना। तो बहुत साहसी है वो चिड़िया, तो इससे भी इसका शीर्षक हो सकता है कि साहसी चिड़िया। इसके बाद है संतोषी चिड़िया। हाँ, आपने क्या पढ़ा कविता में कि चिड़िया एक दाने से ही अपने आप को संतुष्ट कर लेती है, उसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, तो ये भी हो सकता है इसका शीर्षक। और लास्ट क्या है? नन्ही चिड़िया। आपने कविता में पढ़ा है कि वह छोटी बलबोली चिड़िया, है ना, पढ़ा ना, तो नन्ही चिड़िया भी हो सकती है ना। चलिए अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, कविता के आधार पे बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है ना। आपने कविता पढ़ा होगा और कविता में आपने देखा होगा कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। चलिए बच्चों बात करते हैं कि कविता को किन किन चीजों से प्यार है। कविता में चिड़िया को किन किन से प्यार है, किस चीजों से प्यार है, इसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो प्यारे बच्चों, कविता के आधार पर चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों से, नदी और वन से बहुत प्यार है। पढ़ा था हमने, है ना, आपको याद होगा। इसके अलावा उसे वन में मधुर आवाज में गीत गाना तथा बहती नदी का जल पीने से तथा एकांत में रहने से प्यार है। तो चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है? चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों से प्यार है, नदी और वन से बहुत प्यार है, उसे वन में मधुर आवाज में गीत गाना तथा बहती नदी का जल पीने तथा एकांत में रहने से प्यार है ना। ये चीजें आपने कविता में पढ़ी होगी, है ना। चलिए, अगर आपने नहीं पढ़ी है कविता तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इससे पहले वाली क्लास को जरूर पढ़िएगा, है ना। चलिए, तभी आपको कविता समझ में आएगी। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अब आगे जो प्रश्न है बच्चों, उसमें आपसे कहा जा रहा है आशय स्पष्ट कीजिए, यानी आपको भावार्थ बताने हैं, हिंदी अनुवाद करना है। तो कुछ आपको लाइन दिया गया है, यानी कुछ आपको पंक्तियां दी गई हैं। जैसे इस पंक्ति में कहा गया है रस उंडेल कर गाल लेती है, इसके बारे में आपको आशय स्पष्ट करना है। तो जिसने कविता अच्छी से पढ़ी होगी वो तो सरल तरीके से सेकंडों में कर देगा, और जो नहीं पढ़ा होगा वो नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसलिए कविता पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखिए इसका हम कैसे आशय स्पष्ट करते हैं। इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? रस उंडेल कर गाल लेती है, इसका उत्तर होगा चिड़िया बूढ़े वन में स्वतंत्र रूप से एकांत में रहती है और वहां पर अपनेपन के साथ कंठ खोल कर मधुर और सुरीली आवाज में बेरोक गाती है। इसका आशय यही होगा। रस उंडेल कर गा लेती है, यानी चिड़िया जो है, चिड़िया बूढ़े वन में, वन कैसा हो गया है? वन बहुत पुराना हो गया है,
वहाँ पे जो वृक्ष हैं वो बूढ़े हो गए हैं। तो उस बूढ़े वन में स्वतंत्र रूप से एकांत यानी अकेली होकर, आजाद होकर वह चिड़िया अपनेपन के साथ में कंठ खोलकर मधुर और सुरीली आवाज में बेरोक होकर गाती है। कोई रोक टोक नहीं है उसे, वो आराम से आनंदित होकर मधुर वाणी में गीत गाती है। इसका अर्थ यही होगा, है ना। अगला है चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वो छोटी नन्ही चिड़िया, या आपने कविता में पढ़ी होगी, तो आपको इसका आशय स्पष्ट करना है। तो देखिए इसका आशय क्या होगा। चढ़ी नदी का, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। स्वतंत्र तथा एकांत में होने के कारण चिड़िया जो है बूढ़े वन यानी उपवन, पर्वत, उपनदी, नदी आदि स्थानों पर जा सकती है। स्वतंत्र और एकांत होने के कारण चिड़िया कैसी है, देखिए एक तो वो आजाद है, दूसरा क्या है स्वतंत्र है और अकेली है। तो वो स्वतंत्र आजाद यानी अकेली होने के कारण बूढ़े वन, उपवन, पर्वत और उपनदी, नदी आदि स्थानों पर जा सकती है। चिड़िया उपनदी, उपनाती नदी अर्थात अथाह जल राशि का अनुमान लगाकर, उफनती नदी का मतलब होता है प्यारे बच्चों अथाह जल राशि का अनुमान लगाकर उसी जल राशि में से जल से भरे जल के मोती लाती है, अर्थात अपनी प्यास बुझाती है। तो चिड़िया क्या कर सकती है, अकेली है, स्वतंत्र है, तो वो सभी स्थानों पे जा सकती है और उफनती नदी अर्थात अथाह जल राशि का अनुमान लगाकर जल राशि के भीतर जाकर जल से बनी जो मोती के, जो जल से भरी मोती हैं उनको वह अपनी चोंच में भरकर ले आती है और अपना प्यास बुझाती है ना। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब आपका है अनुमान और कल्पना से संबंधित अभ्यास प्रश्न। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया होगा। इसमें क्या कह रहा है, चलिए बात करते हैं। कह रहा है कि कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है। हाँ ये तो है, कविता में आपने देखा होगा कि चिड़िया का नाम नहीं बताया गया है। वह कौन सी चिड़िया रही होगी, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। तो अब आप देखिए इसमें कहा गया है कि जो चिड़िया है, मतलब जो आपका कविता वाला चैप्टर है, इसमें कवि ने चिड़िया का नाम नहीं बताया है। अब इसका पता लगाने के लिए आपको जो एक पक्षी वैज्ञानिक है, भारतीय पक्षी वैज्ञानिक जिनका नाम है सलीम अली, उनकी पुस्तक है एक भारतीय पक्षी, उसे देखना पड़ेगा आपको। इनमें से आपको नीचे देख रहेंगे आप कि यहाँ पे आपको 4 हिंट दिए हैं, यानी 4 नाम दिया गया है। इसमें से आपको बताना है कि उस चिड़िया का क्या नाम हो सकता है। जो जाड़े एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे प्रदेशों यानी देशों में भारत आते हैं, उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित यानी जिसका वर्णन हुआ है नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। तो इन 4 ऑप्शन में से प्यारे बच्चों नीली चिड़िया का जो नाम हो सकता है वो हो सकता है नीलकंठ। क्या हो सकता है, नीलकंठ, जिसके नीले पंख होते हैं और उसकी कंठ भी नीली होती है ना। चलिए तो आई होप आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को, है ना। कुछ खास नहीं है इस प्रश्न में, हाँ ये आपके परीक्षा के भी दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ पक्षियों के नाम दिए हैं और उनके बारे में आपको कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कह रहा है कि नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है। यानी यहाँ पे आपको 4 जो है पक्षियों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से पक्षी ऐसा है
जिसके अलग अलग रंग हैं, यानी उसके अलग अलग गुणों के बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर लिखने के लिए आप अपनी कॉपी में क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे पक्षी और एक तरफ लिखेंगे चोंच का रंग, एक तरफ लिखेंगे शरीर का रंग और एक तरफ आप लिखेंगे गर्दन का रंग। आप अपनी कॉपी में 4 ऐसे बना लेंगे, पक्षी का, चोंच का रंग, शरीर का रंग, गर्दन का रंग। और उसके बाद में यहाँ पे पक्षियों के नीचे आप पक्षियों के नाम लिख देंगे, जैसे मैना, कौवा, बतख, कबूतर। और चोंच का रंग आप इसके नीचे, शरीर का रंग आप इसके नीचे और गर्दन का रंग आप इसके नीचे लिखेंगे। तो मैना की बात करते हैं। मैना की चोंच कैसी होती है, काली होती है। शरीर कैसा होता है, धब्बेदार होता है। और गर्दन कैसा होता है, ये भी धब्बेदार होता है। आ गया समझ में आपको। कौवा क्या होता है, इसकी चोंच क्या होती है, काली होती है। शरीर काला होता है और गर्दन भी इसकी काली होती है ना, पूरा ही कौवा काला होता है। बतख हल्की पीली रंग की इसकी चोंच होती है और भूरा सफेद रंग का इसका शरीर होता है। गर्दन भी इसका भूरा और सफेद होता है। कबूतर की बात करें तो इसकी चोंच काली होती है, भूरा सफेद रंग का कबूतर होता है और चमकीली रंग की इसकी गर्दन होती है। आपने कबूतर देखा होगा, आप इन पक्षियों को देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो आप चित्र में देख सकते हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। और अगला प्रश्न है, कविता का हर बंध वह चिड़िया जो से शुरू होता है। यानी कविता में आप देखे होंगे कि जितने भी पंक्तियां हमने पढ़ी है वो सभी कहाँ से शुरू होता है, वह चिड़िया जो से। और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है। और किस पे खत्म होता है, मुझे बहुत प्यार है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंध जोड़िए। यानी आपको क्या करना है, इन बंधों का प्रयोग करके, इन पंक्तियों का प्रयोग करके आपको भी कविता में कुछ पंक्तियां लिखनी है अपनी कल्पना से। तो चलिए इसमें कुछ कविता यानी कुछ पंक्तियां हम भी लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, वह चिड़िया जो गाती है मुझे उड़ना बेशुमार है। चिड़िया क्या कहती है, मुझे उड़ना बेशुमार है, देखना हर एक गाँव है, बनाने मित्र हजार है, मुझे जीवन से बहुत प्यार है। आया समझ में आपको। तो इस तरीके की पंक्तियां आपको भी बतानी है, नकल नहीं करनी है बच्चों, अपने मन से बनानी है ना। कविता पढ़ी है आपने, आपको समझ में आना चाहिए। तो मैंने कुछ पंक्तियां क्या बनाई हैं, वह चिड़िया जो गाती है मुझे उड़ना बेशुमार है, देखना हर एक गांव है, मित्र बनाने हजार हैं, मुझे जीवन से बहुत प्यार है। आ गया समझ में आपको। चलिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है मैं हूं। यानी आपको क्या कह रहा है कि आप भी कल्पना कर सकते हैं। आप मान लीजिए, आप प्रकृति में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बच्चों जिसे आप मान सकते हैं और उसकी कल्पना आप अपने आप को मान के यानी ऐसा कर सकते हैं कि वो मैं खुद स्वयं हूं, है ना। आप स्वयं को मानकर ऐसी कल्पनाएं कर सकते हैं। तो प्रश्न में कह रहा है कि तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला है महक रहा है मैं हूं, उसकी विशेषताएं मुझ में है। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज भी हो सकती है जिसकी विशेषताओं की गिनाते हुए तुम उसी चीज में अपनी समानता बता सकते हो, यानी अपने आप को बता सकते हैं, हम स्वयं की कल्पना कर सकते हैं। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियां आपको लिखनी है। तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है आपको अभ्यास कराने के लिए। तो चलिए देखते हैं पंक्तियां क्या है। वह चांद जो नभ में उजाला कर देता है, वह चांद जो नभ में उजाला कर देता है, वह गोल है, वह थाली जैसा चमकता हुआ मैं हूं। कितना अच्छा है, वाह वाह। देखिए क्या कह रहा है, वह चांद जो नभ में उजाला कर देता है, वह गोल, वह थाली जैसा चमकता हुआ मैं हूँ, मुझे उजाले से बहुत प्यार है। आई बात समझ में। तो इस प्रकार की पंक्तियां आप भी बना सकते हैं, बस आपको अपने दिमाग की कल्पना करनी है प्यारे बच्चों। प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं आप उसे अपने आप को मानकर ऐसी कल्पनाएं कर सकते हैं, तभी आप कविता भी बना सकते हैं और कवि भी बन सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं।
और अब जो आपका प्रश्न है वो आपके व्याकरण से संबंधित है, यानी भाषा की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। प्रश्न कह रहा है, देखिए, पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ पर रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, अभी आपको विशेषण, विशेष सर्वनाम या संज्ञा ये सब नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन जल्द ही हम इन सभी का एक क्लास लेकर आएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सभी की विस्तार से बात किया जाएगा। तो अभी इस प्रश्न पे ध्यान देते हैं। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। यह शब्द चिड़िया और दराज संख्याओं की विशेषता बता रहे हैं। यहाँ पे जो विशेषण है वो किसकी विशेषता बता रहा है? चिड़िया और दराज की। अतः रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया दराज विशेष्य है। तो बच्चों यहाँ से आपको कुछ हिंट तो मिला होगा। कैसे? देखिए, विशेषण क्या होता है? संज्ञा की जो विशेषता बताता है ना। जैसा संज्ञा क्या हो गया यहाँ पे? चिड़िया हो गया और दराज हो गया। इन दोनों की विशेषता कौन बता रहा है? विशेषण बता रहा है। जैसे पंखों वाली, ये उसकी विशेषण हो गया, है ना। तो कह रहा है कि अतः रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया दराज विशेष्य है। विशेषता किसकी बताई जाती है? जो विशेष्य होता है। यहाँ पर वाला वाली छोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। वाला वाली छोड़कर, जैसे पंखों वाली, है ना, इसे छोड़कर कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह अनेक, इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपको जो उदाहरण दिया गया है इसके आगे आपको एक और विशेषण जोड़ना है। जैसे यहाँ पे लिखा है पंखों वाली चिड़िया, तो आप इसके आगे क्या लिख सकते हैं? सुंदर पंखों वाली चिड़िया। देखिए, पहली विशेषता क्या होगी कि वो पंखों वाली है। दूसरी विशेषता क्या बता दी आपने? वो सुंदर पंखों वाली है। तो यही कह रहा है क्वेश्चन में आपको, प्रश्न में आपसे यही कह रहा है। ऊपर वाली दराज, है ना, तो क्या हो गया? नीले रंग की ऊपर वाली दराज। लो भाई, दो विशेषताएं हो गई इसकी, है ना। तो इस तरीके के प्रश्नों को आपको करना है। जैसे यहाँ पे कहा गया है मोरों वाला बाग। कौन सा बाग है? मोरों वाला, ऐसा बाग जहाँ पे मोर है। अब इसमें आपको विशेषता और जोड़नी है, तो आप क्या जोड़ेंगे? सुंदर मोरों वाला बाग। तो यहाँ पे दो विशेषताएं होगी बच्चों, दो विशेषण हो गया यहाँ पे। पहला तो हो गया सुंदर और दूसरा हो गया मोर। मोर रहते हैं ऐसे बाग में, और कैसे मोर हैं? सुंदर मोर हैं, है ना। अगला है पेड़ों वाला घर। क्या हो गया? पेड़ों वाला घर। ऐसा घर, विशेषता देखिए, ऐसा घर जो पेड़ों वाला है, पेड़ में ऐसा घर बना हुआ है। अब इसमें आपने एक और विशेषता क्या जोड़ दी? बड़े पेड़ों वाला घर। ऐसा घर जहां पे बड़े पेड़ हैं, है ना। आ गया समझ गए? अगला क्या कह रहा है? फूलों वाली क्यारियां। फूलों वाली क्यारियां, इसमें आपने एक और विशेषता क्या जोड़ दी? पीले फूलों वाली क्यारियां, है ना। पीले फूलों वाली क्यारियां, है ना। तो यहाँ पे दो विशेषता होगी। एक तो क्या है कि ऐसी क्यारियां हैं जो फूलों वाली हैं, और ऊपर से क्या है? पीले रंग की है। तो दो विशेषताएं, यानी दो विशेषण हो गई। अगला है स्कूल वाला रास्ता। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? छोटे स्कूल वाला रास्ता, है ना। एक और विशेषण हो गया कि वो स्कूल वाला रास्ता है, पहली विशेषण। दूसरा विशेषण क्या है कि छोटे स्कूल वाला रास्ता है वो, है ना। हंसने वाला बच्चा, इसके आपने एक और विशेषण लगा दिया, अधिक हंसने वाला बच्चा। हंस तो रहा है वो बच्चा, लेकिन एक बच्चा और है, मतलब उसमें एक विशेषता और है कि वो बहुत अधिक हंसता है ना। अगला है मूंछों वाला आदमी, और इसके आगे आपने एक और विशेषता लगा दी, सफेद मूंछों वाला आदमी। यानी ऐसा आदमी जिसके मूंछें हैं लेकिन कैसा है? सफेद है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, वह चिड़िया जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उंडेलकर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छाप वाले जो शब्द हैं उनको ध्यान से पढ़ो, और पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उंडेलकर गाने के ढंग की विशेषता बता रहा है। यानी इस पंक्ति में क्या कह रहा है कि जुंडी के दाने, देखिए जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है।
जुंडी की दाने कैसे खा रही है? रुचि से। रुचि क्या हो गया? विशेषण हो गया, है ना। आगे क्या कह रहा है? रस उंडेलकर गा लेती है। कैसे गाती है? रस उंडेलकर गा लेती है। तो यहाँ पे कुछ शब्दों की विशेषताएं बताई जा रही हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को यानी इस प्रकार की पंक्तियों में आपको क्या करना है कि ये दोनों क्रिया विशेषण है ना। देखिए दोनों क्या है? क्रिया विशेषण है। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छाटिए। देखिए अब मैं आपको पूरी बात बताता हूं कि इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है आपसे। इसमें कहा जा रहा है कि देखिए जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है। यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रिया विशेषण हो रहा है। क्रिया क्या कर रही है? जुंडी के दाने को खाती है। अब वो कैसे खाती है? रुचि से खाती है यानी क्रिया तो हो रही है लेकिन क्रिया में विशेषण भी बताया जा रहा है। आई बात समझ में? तो प्यारे बच्चों यही करना है आपको। नीचे जितने भी आपको पंक्तियां दी गई हैं इन सभी संबंधित क्रियाकलाप यानी इन संबंधित जितने भी आपको पंक्तियां दी गई हैं इसमें आपको क्रिया विशेषण बताना है। जैसे सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। तो इसमें क्रिया विशेषण क्या होगा? जल्दी जल्दी, है ना। सोनाली मुंह में क्या ठूस रही है? लड्डू। लेकिन कैसे ठूस रही? जल्दी जल्दी। तो हो गया क्रिया विशेषण। अगला है गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। इसमें क्या हुआ विशेषता यानी क्रिया विशेषण क्या हुआ इसमें? लुढ़कती हुई। गेंद झाड़ियों में जा रही है लेकिन कैसे जा रही है? लुढ़कती हुई जा रही है। तो हुआ ना, क्रिया में विशेषता बताई जा रही है यानी क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। तो इसमें क्या विशेषता है? धीरे धीरे। क्रिया हो रही है, सब लोग सामान्य होने जा रहे हैं, जनजीवन क्या हो गया है? सामान्य होने लगा है। क्रिया ये हुई लेकिन क्रिया हुई कैसे? धीरे धीरे हुई, है ना। अगला है कोई सफेद सी चीज थप से आंगन में गिरी। कोई सफेद चीज थप से आंगन में गिरी। इसमें क्रिया विशेषण क्या है? थप से। सफेद कोई चीज है आंगन में गिरी लेकिन कैसे गिरी? थप से यानी आवाज आई, है ना। अगला है टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। इसमें क्रिया विशेषण क्या होगा? फुर्ती से। टॉमी जो है वो चोर पर झपटा लेकिन कैसे झपटा? फुर्ती से झपटा, है ना, बहुत तेजी से झपटा। तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। अगला प्रश्न है तेजिंदर सहम कर कोने में बैठा है। इसमें क्या होगा? सहम कर। भाई तेजिंदर एक लड़का है वो कोने में बैठा है लेकिन कैसे बैठा है? सहम कर, डरा हुआ बैठा है ना। आज अचानक ठंड बढ़ गई। अगला क्या है? आज अचानक ठंड बढ़ गई। इसमें क्रिया विशेषण क्या है बच्चों? अचानक। भाई ठंड तो बढ़ी है, रोज बढ़ती है ठंड, रोज ठंड रहता है लेकिन अचानक से एकदम ठंड बढ़ गई। तो अचानक क्या हो गया? यहाँ पे विशेषण हो गया और ठंड बढ़ गई यानी क्रिया हुई है। तो क्रिया में जब विशेषण आ जाए यानी जब क्रिया में विशेषता बताई जाए तो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और इस प्रकार की जो भी आपके सवाल आएंगे, जो भी प्रश्न होंगे, आप उनको ऐसे करेंगे। यानी जब कोई क्रिया घटित हो रही है और उसमें जब किसी विशेषता को बताया जाए, किसी विशेष ढंग से वह क्रिया जब घटित होती है तो वहां पे क्रिया विशेषण होता है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको भी नहीं समझ में आया है बच्चों तो जल्द ही हम लोग ग्रामर की क्लास लेंगे, व्याकरण की क्लास लेंगे, वहां पे आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों। इस क्लास को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है यानी कोई भी प्रॉब्लम है बच्चों तो आप कमेंट कीजिएगा। आपकी जितने भी प्रॉब्लम होंगे, जितने भी डाउट होंगे, उन सभी को हम एक अलग से क्लास लेंगे और उसमें दूर करेंगे, आपको सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन वहां पे बताएंगे। तो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्यारे बच्चों पढ़ने में व्यस्त रहें, क्योंकि पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, है ना। चलिए बच्चों, तो थैंक यू बच्चों वीडियो देखने के लिए और क्लास में आने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए।
तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।